हाय गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लो उसे। आज मेरा प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें 50 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। और कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा है एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन जो है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, किसके लिए? गिद्धों की जो एशियन किंग प्रजाति है उसका किया जाएगा। तो ये सही है कथन 1। कथन 2 है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन C सही है, जिसमें कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो ये वर्ष 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। कब किया गया था नालंदा को? 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख दिवस और उनके थीम से रिलेटेड मिलान करना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस। तो यहाँ पे जो है बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये मिलान दिया हुआ है और बताना है इसमें गलत है। कब यहाँ पे सही भी पूछा जाता है और गलत भी पूछा जाता है। अक्सर हम लोग सही पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि गलत है। तो यहाँ ध्यान देना है कि गलत पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहला है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, जिसका थीम दिया गया है कि भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। तो ये सही नहीं है। पहला का जो थीम दिया गया है वो सही नहीं है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसका थीम है कि हर किसी का स्वागत है। सॉरी 1 मिनट, गलत न चुनना है। हाँ, तो पहला जो कथन है वो सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत है, ये गलत है। तीसरा है कि विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमको गलत चुनना था। तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सोचिए। तो इसमें नाटो का जो बात दिया गया है कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बात सही है या गलत है? सोचिए। ये कथन गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 हमारा गलत है। ऑप्शन 2 गलत है। और पहला ऑप्शन क्या है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये सही है, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रहा है? असत्य कथन। ये बहुत ध्यान देना है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट नियुक्ति की समिति होता है उसमें भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे, किनके नाम की सिफारिश की गई है? तो वो है विक्रम मिस्त्री। कौन बनेंगे अगले भारत के विदेश सचिव? विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है।
तो इन तीनों कथनों में क्या पहचान करना है? असत्य कथन। यहाँ ध्यान देंगे कि असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, तो इस हिसाब से हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी गलत है। तीसरा कथन है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है, तो ये सही है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, उसके बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान। तो यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से हमारा कथन 1 और 2 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और उसको देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है वो कथन 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो वो हो जाएगा केन्या। केन्या को अमेरिका ने अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के में मान्यता प्राप्त करने वाला श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। सोचिए। दूसरा कथन है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करना है। देख लीजिएगा, कभी यहाँ सत्य पूछ रहा है तो कभी असत्य। यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला कथन जो है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर को मान्यता दिया गया है, जो कि भारत का चौथा शहर बन गया है ऐसा। ठीक है ना? तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो ये गलत हो जाएगा कथन हमारा। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, केवल कथन 1। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। तीसरा है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। और यहाँ पे क्या करना है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दे रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक। दूसरा कथन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है, तो ये गलत है। इस हिसाब से हमारा कथन केवल 2 सही है और वो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। दूसरा है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। मतलब 18वीं जो लोकसभा हुआ उससे पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। सोचिए। तीसरा कथन है ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। तीसरा कथन है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है। ये चौथा कथन है और देखना है कि कितने कथन इसमें से सत्य हैं। सत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ देखने में ही सीधा लग रहा है कि कथन नंबर 2 जो है कि स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है।
पहला कथन, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था 18वीं लोकसभा में, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। चौथा कथन है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1), राष्ट्रपति जो है 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है, उसी के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करती है, ये भी सही है। और यहाँ सत्य कथन की पहचान करना था, तो इस हिसाब से हमारा कथन 1, 3, 4 सही है, जो कि कितने कथन हुए, 3 कथन हुए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अभी जो है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो NTA है, उसके माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन। अभी जो नीट का मामला उजागर हुआ था, फिर उसमें नीट का एग्ज़ाम भी रद्द हो गया, वहीं NTA इसका एग्ज़ाम कराते हैं, तो उसी पे एक समिति का गठन किया गया है उसके जांच के लिए, ताकि परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष किया जा सके। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के राधाकृष्णन। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये डॉक्टर के राधाकृष्णन किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। कथन 2 है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए यहाँ जो पहला कथन दे रहा है और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन दे रहा है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि थाईलैंड जो है वो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा कथन केवल 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परियोजना यानी हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का विस्तार क्या है? हाइड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है HYDRON, जो है वह है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। कहाँ है वो? ऑप्शन नंबर सी में है। हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, हाइड्रोन का ये फुल फॉर्म है, और इसी पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, हाइड्रोन का मतलब होता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ है। दूसरा कथन है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। तीसरा कथन है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा देखना है कि क्या कौन कौन कथन सही है, सत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे। तो देखिए पहला कथन जो दे रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में एक अपुलिया पड़ता है, वहाँ पे संपन्न हुआ, बिल्कुल सही। अभी जो 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इटली ने की है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, तो ये गलत है, भारत इसका सदस्य नहीं है। तीसरा कथन है कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये कथन सही है। इस हिसाब से हमारा कथन 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। G7 के सदस्य याद करने का एक ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फर्जी UGC, FARJIUGC, ये मेरा ट्रिक है। इसमें जो पहले G7 जो था, इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन क्रीमिया युद्ध के बाद उसको अलग कर दिया गया, तो G7 हो गया।
तो F फॉर फ्रांस, A फॉर अमेरिका, R यहाँ पे रसिया था तो इसको आप हटा सकते हैं। J फॉर जापान, I फॉर इटली, U फॉर यूनाइटेड किंगडम, S फॉर साउथ अफ्रीका, C फॉर कनाडा। इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। चर्चा में रहा थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो वो है मंगल ग्रह से। ऑप्शन ए, थारिस ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करें। देखिए, पहला कथन है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। सोचिए। ऑप्शन बी है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तीसरा है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। चौथा कथन है कि विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। और इसमें क्या बताना है कि असत्य कथन बताना है, यानी जो गलत है वो बताना है। एक गलत होंगे, बाकी सही होंगे। तो इसमें पहला जो कथन दे रहा है कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना, ये कथन गलत है और यही हमें पहचान करना है। तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी तीनों देख लेते हैं कथन। ऑप्शन बी में है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है, बिल्कुल सही है ये कथन। तीसरा है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, ये भी सही है। चौथा कथन है कि विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा BCD सही है, ए गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर इसको बोलते हैं, घोषित किया गया। किसको? केरल के कोझिकोड को। दूसरा कथन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसमें क्या बताना है? सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ये कथन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अगर यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा कथन है कि लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा कथन है कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। चौथा है दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। और इसमें बताना है क्या? सत्य कथन बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो पहला कथन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा कथन है कि लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना प्रथम स्थान पर रहा, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ये गलत है, 10 नहीं। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, दोनों एक साथ हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक सही है, केवल कथन 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा कैनबिस
एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध किससे है? एक वर्ड है कि कैनबिस और उसके बाद एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध किससे है? तो वो है नशीली दवाओं से। ये नशीली दवा है। कैनबिस और एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध नशीली दवाओं से है। चर्चा में रहा है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तीसरा है यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। और इसमें क्या करना है, इस कथन में बताना है कि कौन से कथन, कितने कथन सही हैं। ठीक है ना, सही की पहचान करना है। तो देखिए, जो पहला कथन है कि चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, बिल्कुल सही। तीसरा कथन है कि यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा तीनों कथन सही है। जो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन फॉर्मेट ये गलत दे दिया, सभी तीन और सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी कथन सत्य है, लेकिन ये भी नहीं देना चाहिए था। चलिए, वो पब्लिकेशन का गलती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व और उसके पद नियुक्ति के संबंध में मिलान को देखना है कि कौन से सही है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं क्या? फिर है कपिल देव, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के नया अध्यक्ष। मनोज जैन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक। चौथा है लोक दर्शन रेग्मी, नेपाल में भारत का नया राजदूत। तो इसमें कौन से युग्म सही है वो बताना है। तो देखिए, इसमें जो है केवल 3 युग्म जो है वह सही है। इसमें जो प्रधान सचिव वाला है प्रमोद मिश्रा, वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3 कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। तो वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से आरोही क्रम तो कर्नाटक में है, उससे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर उससे ज़्यादा गुजरात में है सबसे ज़्यादा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। और इसमें पहचान करना है असत्य कथन की पहचान करना है। किसका करना है? असत्य। देखिए, पहला जो कह रहा है कि स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, ये गलत है। दूसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। तो और असत्य की पहचान करना है, तो दोनों कथन असत्य है, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरा, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं। तो होपेक्स से ये रिलेटेड है, और होपेक्स जो यहाँ कह रहा है कि भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये गलत है। दूसरा जो है, यह अभ्यास का चौथा, होपेक्स का ये चौथा संस्करण अभी आयोजित किया गया, ये सही है। तो इस हिसाब से हमारा केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो ये जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है क्या? नागास्त्र वन।
याद रखिएगा कि नागशास्त्र 1 क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो है हमारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था हैदराबाद। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था, उसको चिकित्सा मतलब पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO का सहयोग केंद्र नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, और ये फिर दोबारा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b जो है वह क्या है? तो यह है एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट है ये। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यह मेज़बानी भारत करेगा। क्या है ये? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 एक वायु अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, और इसकी मेज़बानी 2024 में कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिटिक्स। एडिस एल्बोपिटिक्स क्या है? तो यह एडिस एल्बोपिटिक्स जो है एक मच्छर है। यहाँ एडिस से भी, एडिस मच्छर से भी पकड़ सकते हैं कि एडिस एल्बोपिटिक्स जो है एक प्रकार का मच्छर है। नेक्स्ट है कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो वह है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 जो है वह क्या है? तो प्लैनेट 9 जो है हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। प्लैनेट 9 हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वह है प्रगति के माध्यम से आशा। वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। यह एक सिकल सेल एनीमिया है ये, ठीक है ना? तो उसी पर है कि इसका इस बार का 2024 का थीम क्या था? तो वह है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। इसे आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं कि प्रगति के माध्यम से आशा विश्व सिकल सेल एनीमिया 2024 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो वह है थाईलैंड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला वर्ल्ड में नहीं पूछा जा रहा है, पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है तो वह है कौन? थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला। घोड़बंदर किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह घोड़बंदर किला महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनोमा क्या है? इंडिकोनेमा जो है वह क्या है? तो यह एक गोम्फेनोमाइड डाइटम का नया वंश है। गोम्फेनोमाइड डाइटम का नया वंश क्या है? इंडिकोनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी कि इच्थियोफोसिस एसपीपी की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मृदुल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह मृदुल किला जो है मृदुल किला कर्नाटक में स्थित है। मृदुल किला कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो वह है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर शोगा 2024 जारी किया है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर शोगा जारी किया है तो वो हो जाएगा स्वास्थ्य प्रभाव संस्था ने जारी किया है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्था ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है यह किस देश में स्थित है? यानी रुआंग ज्वालामुखी जो है वह किस देश में स्थित है ये याद रखना है। तो रुआंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो वह है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा जो है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो किस खेल में है? तो ये तीरंदाजी में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 जो हुआ है उसमें भारत के लिए 2 कांस्य पदक, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल जो होता है वो किसने जीता है? तो वो है धीरज बोमदेवड़ा। क्या नाम है? धीरज बोमदेवड़ा। इसने विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है ये, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालुबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह है लद्दाख में। खालुबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वो भारत के लद्दाख में स्थित है। तो इसको याद रखना है कैसे कि खालुबार युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। इस हिसाब से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज कैसा लगा फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।